गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? थोड़ा सेटअप सही कर रहे थे। लाइक करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। सनाया सिंह, सोनू कुमार, विकास कुमार, अनु कुमारी, हेलो। हाँ चलिए, सबको प्रणाम प्रणाम भाई। वरुण शर्मा, सब लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, शिवांगी सिंह, गुड इवनिंग शिवांगी। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लोग जो पुराने हैं तो उनमें तो सब्सक्राइब होगा ही। हेलो पुतुल, जैन भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विक्की झाका, सब लोग जुड़ चुके हैं। 12 लोग जुड़ चुके हैं। प्रिया कुमारी, रोशन, सब लोग जुड़ चुके हैं। सबको गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। दिव्य नेत्र द विजन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसे आप शेयर कीजिए दोस्त लोग में, और चीजें सब शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा, दोस्त को भी अच्छा लगेगा। तो बिहार से चल रहा है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस इत्यादि, सिविल कोर्ट इत्यादि, जहां भी जितना भी जीएस प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न होगा तो आपके लिए रोजाना देखें जरा किसमें कितना है दम। इस सीरीज से रोजाना 8:30 बजे हम लाइव रहते हैं, 8:30 बजे से लाइव रहते हैं। तो आप जुड़िए हमसे, चीजें अच्छा लगेगा, अवश्य अच्छा लगेगा। 81वां नंबर टॉपिक है 81। इससे पहले 80 टॉपिक हो चुका है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है मास्टर? पहला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या है सर? प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, या एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ के पत्र से ढककर। बताइए उत्तर बताइए। बी की झाका, बी नंबर आ गया। और लोग जवाब दे दीजिए, और लोग जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। सोनू कुमार का भी डी है, सनाया सिंह का बी है, रूपाराज का बी है, रोशन का ए है, पंकज का ए है, शिवांगी सिंह का बी है, अनु कुमारी का बी है, जैन का डी है, जैन का डी है। चलिए और लोग जवाब दीजिए। गुड़िया कुमारी का बी है, पंकज कुमार का बी है, वरुण शर्मा का ए है, प्रिया कुमारी का बी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए बी नंबर होगा सर, प्रशीतन खाद्य परीक्षण। ये इसका टिपिकल थोड़ा सा हिंदी है, इंग्लिश बहुत आसान है। कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर क्या कर रहा है? शीतलन कर रहा है, शीतलन कर रहा है। कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर में या फ्रीज में आप कोई भी चीज को रखते हैं तो ज्यादा देर तक सही हो सकता है, सही रह सकता है। क्यों पता है? क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया है? वो फ्रीज कम कर दिया है। फ्रीज में जो भी रेफ्रिजरेटर में आप जो भी रखते हैं, हाँ समझे, तो जो भी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो आपको क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया कर दर को कम कर देता है। तो बी नंबर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना, चंबल, कोसी, बेतवा। कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? बताइएगा। उत्तर काफी आसान है। रूपाराज का बी है, रोशन का ए है, भवेश कुमार का ए है, सनय सिंह का ए है, राजू भाई का ए है, गुड़िया का बी है, अनुकुमारी का ए है, वरुण शर्मा का ए है, विक्की झा का ए, पुतुल का ए है, शिवांगी सिंह का ए है। चलिए यमुना नदी, एकदम बात सही है।
यमुना नदी, एकदम बात सही है सर। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है 1376 मीटर बहते हुए। कितना सर? 1376 किलोमीटर, मीटर बोल दिए हम, 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। यमुना नदी आके प्रयागराज में गंगा से मिलेगी, प्रयागराज में गंगा से मिलेगी। और गंगा की लंबाई कितना है सर? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो गंगा की भी लंबाई याद होना चाहिए आपको, और यमुना की भी लंबाई याद होना चाहिए। 1376 यमुना की लंबाई। चंबल भी, चंबल एक्चुअली यमुना की सहायक नदी है, लेकिन चंबल नदी यमुना में मिलती है और फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है। तो एक्चुअली चंबल भी गंगा के ही सहायक नदी होगी। कोसी भी डायरेक्ट गंगा में मिलती है, भागलपुर खगड़िया के पास, कढ़ा गोला याद रखिएगा। बेतवा नदी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से, झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, ये मस्तिष्क और रीढ़ पर चिढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है सर ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? 23 लोग लाइव है, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। मुनीस का आ गया उत्तर ए। मुनीस डी पर है, मुनीस का डी है, रूपाराज का सी, राजू भाई का सी है। प्रश्न काफी आसान है, थोड़ा कैमरा को हमको ठीक करना पड़ेगा। रोशन का सी है, शिवांगी सिंह का डी है, पंकज का डी है, क्योंकि कैमरा देख रहे हैं थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जैन का सी है, वरुण शर्मा का सी है, अनुकुमारी का डी है, रूपाराज का डी है, भवेश का सी है, सनय सिंह का सी है, प्रिया कुमारी का सी है। थोड़ा कैमरा सही कर देते हैं, कैमरा सही कर देते हैं। देखिए कितना गंदा बात है, 13 लोग लाइक किए हैं। क्या मास्टर से दुश्मनी है क्या भाई? चलिए कोई नहीं, हम कहते कहते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। थक हार के फिर दोनों खत्म हो जाएंगे। ना, चलिए बोलते रहिए, कोई दिक्कत है। मन क्या मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मस्तिष्क और रीढ़ के बारे में बोल रहा है, वहां पे सूजन हो जाएगा, मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाता है। चलिए चलिए क्या होगा? डी नंबर, तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो चढ़ी झिल्ली में सूजन हो जाता है, कौन सा बीमारी होगा सर? मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है सर, दिन और रात बनते हैं। दिन रात कैसे बनते हैं सर? पृथ्वी की कक्षा की प्रति के कारण, या परिक्रमण की गति के कारण, या घूर्णन की गति के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए उत्तर, दिन रात क्यों होता है? रूप रोशन भाई का भी है, सब लोग उत्तर दीजिए फटाफट। मुनीस का भी है, मुनीस का भी है, मुनीस का भी है, राजू भाई का भी है, भवेश का सी है, भवेश के, अमर पासवान का भी है, सनाय सिंह का भी है, जो भी, श्वेता कुमारी आप शायद पहली बार जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्वेता कुमारी का भी है, वरुण शर्मा का सी है, वाईटी किंग, पंकज का सी है, शिवांगी सिंह का भी है, पंकज कुमार का भी है, अनु कुमारी का भी है। एकदम बात सही है, बात एकदम सही है, सी नंबर होगा। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। इधर सूरज की रोशनी जाएगी, ये घूमेगी तो 12 घंटा सीधा रोशनी पड़ेगा तो दिन, और फिर घूम के इधर चल जाएगी, अंधेरा चले जाएगा, अंधेरा होगा तो रात हो जाएगा। सिंपल बात है। घूर्णन गति कारण, परिक्रमण गति कारण नहीं। सी नंबर, बी नंबर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने से क्लाइमेट चेंज होगा सर, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। 22 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। आज प्रश्न तगड़ा तगड़ा रखने का प्रयास किए हैं हम। नेक्स्ट है सर, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, क्या नाम था सर? पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। बताइए, अपने पिता को ही मार के गद्दी पे बैठ गया था। पिता का नाम बता दीजिए। मुनीस भाई से एक्सपेक्ट करते हैं, वो बताएंगे। विक्की भाई भी बता सकते हैं। मुनीस का ये है, अनु कुमारी का ये है, अमर पासवान का भी है, सब लोग बता सकते हैं। सपन भी बता सकता है, शिवांगी सिंह ये है, पंकज का ये है, सनय सिंह का ये है, राजू भाई का ये है, जैन का ये है, वरुण शर्मा का ये है, प्रिया कुमारी का ये, वाईटी किंग का ये है, स्मार्ट भाई जयकांत का है, हेलो भाई, रोशन का ये है, पोतुल का भी है, रवीश रंजन क्या है, रवीश रंजन कुमार ए है, भवेश का ये, अनु कुमारी का, अशोक नहीं, अशोक कहां से होगा भाई बच्चा? हाँ, बिंदुसार, एकदम बात सही है। चलिए, सनय सिंह का भी बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, अशोक के पिताजी का नाम शायद बिंबिसार था। समझे, बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार होगा।
ठीक है, बिंदुसार होगा, समझे, बिंदुसार होगा। अजात शत्रु अपने पिताजी को मार देगा, तो बताइए राजधानी में इनको रहने देगा तो दुश्मन हो जाएगा ना जी। मान लीजिए वर्तमान राजा हम, दिव्य नेत्र का राजा अभी हम हैं, अब मान लीजिए इसमें किसी और को सटा है, हमको मार देगा, क्या इस कैंपस में दिव्य नेत्र को चलाना संभव हो पाएगा? क्योंकि कुछ एम्प्लॉय जो पुराना होगा मेरा, वो एम्प्लॉय तो मेरे सपोर्ट का होगा, तो वो विरोध करेगा। इसलिए अजात शत्रु राजधानी भी परिवर्तन कर लेगा सर, राजधानी भी परिवर्तन करेगा। कहां से लेके आया जाएगा? वैशाली लेके चला जाएगा। कहां? वैशाली, पाटलिपुत्रा लेके जाएगा सर। हाँ, राजधानी भी परिवर्तन करेगा, अजात शत्रु करेगा, समझे। तो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी, वो अजात शत्रु है। फिर इसका भी बेटा है उदयन अजात शत्रु को मार देगा, समझे, उदयन अजात शत्रु को मार देगा। फिर ये सब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 उपाधियों का अंत। इनमें से गलत कथन को पहचानिए, मतलब सुमेलित नहीं है। बताइए उत्तर, बताइए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। 29 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। रॉक्स गेमर का ये है, रूपाराज का डी है, मुनीष का बी है, राजू भाई का सी है, पुतुल का डी है, रोशन का डी है, प्रिया कुमारी का ये डी है, अमर पासवान का भी है, अनु कुमारी का सी है, गुड़िया कुमारी का भी है, वरुण शर्मा का डी है, रमानंद का डी है, मुकेश कुमार का डी है, रॉक्स गेमर का। एक बार जवाब देना है राजू भाई, एक बार जवाब देना है, समझे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये एकदम बात सही है सर। मौलिक अधिकार में उल्लंघन होने से कहां जाएंगे? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहां सर अनुच्छेद में क्या है सर? 3 में नए राज्यों का गठन। अगर भारतीय राज्य सिर्फ नए राज्यों का ही गठन नहीं, इसमें नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज मान लीजिए बिहार का नाम बदल के कुछ और रखना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से ही संसद चेंज करेगी बिहार का नाम। तो नए राज्यों का नाम, सीमाओं में परिवर्तन किसी भी आधार पे कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 17 में क्या है सर? अस्पृश्यता का अंत, ये भी सुमेलित है, मतलब अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है सर? अवसर की समानता, सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। यहाँ तो उपाधियों का अंत है सर, तो उपाधियों का अंत कितना में सर? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। जबकि अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन थोड़ा अपवाद है, आरक्षण किसी किसी को दिया गया है, जैसे ईबीसी को है, एसईडब्ल्यूएस को है, एससी एसटी को है, महिला को है, तो ऐसे लोग को आरक्षण दिया जा सकता है, समझे। हाँ, अवसर के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? बताइए। महाभाष्य के लेखक जो अच्छा कोई बात नहीं है, मॉर्निंग में देख लीजिएगा। रूपाराज का डी है, अच्छा कोई बात नहीं है। रमानंद का सी है, रोशन का सी है, राजू भाई का डी है, अनुकुमारी का सी है, मुनीष का सी है, मुकेश भाई का सी है, अमर पासवान का डी है, रॉक्स का सी है, वरुण शर्मा का ए है, चलिए सनाया सिंह का ए है। चलिए ए डी में उत्तर आ रहा है, बताते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा, सी नंबर, हाँ रॉक्स का सही है, शिवांगी सिंह का भी सही है उत्तर, सी नंबर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग, ये जो महाभाष्य का लेखक कौन है सर? पतंजलि, समझे, पतंजलि। एक्चुअली ये महाभाष्य है क्या जानते हैं सर? ये है पाणिनि एक लिखा है, क्या लिखा? अष्टाध्यायी जो लिखा है पाणिनि साहब, उसी पे टीका लिखा है पतंजलि, जिसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य एक्चुअली पतंजलि जो लिखा है महाभाष्य इसका स्वतः रचना नहीं है, रचना तो इन्हीं का है, लेकिन किसी से प्रेरित होके, किससे प्रेरित होके सर? पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसी से प्रेरित होके पतंजलि महाभाष्य लिखा है। तो अब पूछेगा प्रश्न आपको, महाभाष्य टीका है किसका? पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसका टीका है, समझे। तो आप समझ लिए होंगे, उस पर टीका लिखा गया था, टीका टिप्पणी नहीं होता है, वही टीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र
किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? महान महान एक जैन विद्वान थे, किसका नाम था सर? हेमचंद्र। किसके सभा को अलंकृत करते हैं? अमोदवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? बताइए उत्तर। एकदम ऐसा प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा तो फिर मेरा बोलिएगा ना। अमर पासवान का सी है। एकदम ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा तो पूछेगा कहां से भाई? अनु कुमारी का डी है, रोशन का सी है, रॉक्स गेबर का बी है, रूपा राज का सी है, वरुण का सी है, गुड़िया कुमारी का बी है, सनय सिंह का सी है, जैन का सी है, प्रिया कुमारी का सी है, हाँ जय सिद्धराज। ठीक बात, सही को सबका सही उत्तर आ रहा है। मुकेश कुमार का बी है, भवेश का सी है। क्या उत्तर हो जाएगा? जय सिंह सिद्धराज। इसके दरबार में कौन थे सर? हेमचंद्र। हेमचंद्र, समझे? सी नंबर उत्तर होगा जय सिंह सिद्धराज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है सर? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलती है? लोहारदेव से, सिनवार से, सहोगौर से या कौशाम्बी से? गंगा घाटी में धान की खेती का साक्ष्य, धान गंगा नदी घाटी में धान का साक्ष्य बताइए। रूपाराज का सी है, विक्की झा का ये है, रोशन का सी है, सनय सिंह का भी है, अनु कुमारी का ये है, शिवांगी सिंह का सी है, वरुण शर्मा का सी है, पुतुल कुमारी का ए है। एकदम बात सही है, ए हो जाएगा, लोहारदेव हो जाएगा। लोहारदेव कहां से? वर्तमान उत्तराखंड में है लोहारदेव, समझे? तो उत्तराखंड में है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लोहारदेव में धान की खेती का साक्ष्य है कहां पे सर? गंगा घाटी में। अगर प्राचीनतम धान का साक्ष्य बोले ना तो हो जाएगा मेहरगढ़। कहां सर? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है सर? पाकिस्तान में। अगर संपूर्ण धान का प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं का बोला जाएगा तो मेहरगढ़ मारिए, लेकिन गंगा घाटी में लोहारदेव हो जाएगा। लोहारदेव हो जाएगा, सबका चकराएगा, एक्चुअली चकराएगा। प्रश्न है ऐसा ही चकराने वाला, तो लोहारदेव हो जाएगा उत्तर। समझे? समझ में आया? अगर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य धान का मांगेगा तो मेहरगढ़, अगर गंगा घाटी मांगेगा तो लोहारदेव मारिएगा। समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासक जब चल रहा था उसमें तांबे की सिक्का को क्या कहता था सर? रुपया, दाम, टाका या शमशी? बताइए। सब लोग 26 लोग लाइव हैं, देखते हैं लाइक आप लोग किए हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, एकदम फास्ट चलेंगे। देखिए 6 लोग अभी भी लाइक नहीं किए हैं। सनय सिंह का सी है, रोशन का भी है, रूपाराज का सी है, रामानंद का भी है, गुड़िया कुमारी का सी है, जयन का सी है, विक्की झा का भी है, पुतुल का सी है, अनु कुमारी का सी है। फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा। टाका नहीं होगा सर, क्या होगा सर? दाम। बी नंबर उत्तर मारिए, बी नंबर। रामानंद का सही है, अमर पासवान का सही है, पंकज कुमार का भी सही है, स्मार्ट वॉइस अब तो सही आएगा, मुकेश सबका सही है। बी नंबर पंकज का बी है, एकदम बात सही है। दाम कहा जाता था। मुगल शासक में तांबे के सिक्कों को कहते थे सर? दाम कहा जाता था, दाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पीडीएफ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, प्रियतम सर ऑफिशियल @PRIYATAMSIROFFICAL, प्रियतम सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो हम आ जाएंगे, वहां जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपका भी सही है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? बताइए। नाथुला दर्रा कहां है भाई? नाथुला जलेपला कहां है? बस 5 लोग का जवाब मांगेंगे हम। हाँ 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज है, आज 30 क्वेश्चन है। पुत्र का भी, विक्की झा का भी है, रूपाराज का भी है, गुड़िया का भी है, शिवांशी सिंह का भी है। एकदम बात सही है। सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है सर, सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, क्या सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पाक बगलिहार परियोजना। भारत और पाकिस्तान का जो मिला हुआ परियोजना है, परियोजना का है नाम है बगलिहार परियोजना। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब? किस पे है बताइए उत्तर। राजू भाई का डी नंबर आ गया उत्तर। अमर पासवान का भी है, रामानंद का भी है, सनय सिंह का भी है, मुकेश का भी है। एकदम सबका गलती आ रहा है। डी नंबर राजू भाई का सही है, डी नंबर। स्मार्ट भाई का भी है। चिनाब नदी पे अब पूछेगा बगलिहार परियोजना किन 2 देशों के सम्मिश्रण पे है? किन 2 देशों के मिली जुली परियोजना है बगलिहार परियोजना? भारत और पाकिस्तान।
का मिला हुआ परियोजना है, चिनाव नदी पे स्थित है, चिनाव नदी पे स्थित है। चलिए सबका डी नंबर आ गया लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या में जनजाति कौन है सर? भील, गोंड, संथाल, थारू। बताइए उत्तर। एकदम एक एक प्रश्न आपको हम बता दें, आज से लेके आपका सचिवालय से आए एग्जाम दिन तक आपका सवाल में हम कम से कम 30 प्रश्न तो डायरेक्ट लाएंगे, डायरेक्ट, मेरा गारंटी है। विक्की झा का ये है, रूपाराज का भी है, सनय सिंह का सी है। और ऐसे प्रश्न जो सभी किताब में नहीं मिलेगा वैसा प्रश्न लाएंगे। जैन का एक, पंकज का, सामान्य प्रश्न तो खूब लड़ेगा। वरुण शर्मा के लिए, अनूप कुमार का ये, रमानंद का भी है, अमर पासवान का भी है, चंद्र का ये है। सौरभ राज पहली बार जुड़े हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी नंबर बोल रहा है, समझे? तो ये बात है, ये बात है। ए नंबर हो जाएगा, भील जनजाति हो जाएगा। कौन सा? 2011 जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है सर। कितना है सर? 36 से 38% इसका जनसंख्या। 36% माने ना, कभी कभी 38% भी दिखता है। 36 से 38% सिर्फ भील जनजाति है। किन किन राज्यों में सर भील जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान तो बोल ही दिए, और आपका उत्तर प्रदेश बॉर्डरी जो विदर्भ वाला एरिया है उसमें पाया जाएगा, महाराष्ट्र मतलब तेलंगाना में पाया जाएगा, और कहा एक नागालैंड भी पाया जाएगा, नागालैंड भी पाया जाएगा क्या? भील। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, माउंट हिल है, माउंट डियावेरू है, या फिर माउंट कोयले है? ये अभी तुरंत बताए थे एसएससी जीडी की क्लास में भी। चलिए जैन 36 क्या है? 36 भाई। चलिए भवेश का ये है, पुतुल का ये है, विकी झा का ये है, अनु कुमारी का डी है। अभी तुरंत मानु कुमारी अभी तुरंत ना बताए। सैडल पीक क्या है सर? सैडल पीक ऊंचाई कितना है सर? 732 मीटर। 732 मीटर जो अंडमान द्वीप के अंतर्गत मध्य अंडमान पे स्थित है, वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सैडल पीक है। समझे? मध्य अंडमान में सबसे अधिक ऊंची चोटी कोई है तो उसका नाम है सैडल पीक। कितना ऊंची सर? 732 मीटर, नॉट किलोमीटर, 732 मीटर। समझे? मीटर। 27 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सबका नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्लास फास्ट करना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है सर? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। बताइए, एक एक प्रश्न का कोई महत्व है इसलिए रखे हैं। लाइक पहले ही कर दिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रूपाराज का ए है, चलिए सनय सिंह का ए है, चलिए लक्ष्मण का ए है। लक्ष्मण तुम्हारा तो कौन तोड़ेंगे हम, ऐसा ऐसे प्रश्न का उत्तर गलती देता है तो। जैन का ए है, वरुण शर्मा का ए है, रॉक्स का ए है, गुड़िया कुमारी का ए है, दिलखुश का भी है। दिलखुश का भी कौन तोड़ेंगे हम मार के। चंदन कुमार का ए है, भवेश का भी है, पंकज का भी है। चलिए साफ साफ दिख रहा है गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक होगा। महाराष्ट्र से निकलती है सर। नर्मदा कैसे हो सकता है? जब घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में नर्मदा नीचे बहती है तो उसका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा हो सकता है जी? कभी नहीं हो सकता है। महानदी उड़ीसा में बहती है, जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होगा सर? नहीं, गोदावरी का होगा। देखते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है जी? कम से कम 13-14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। आप लोग कैसे मारते हैं? यहाँ पे अगर इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो आप सजा सकते हैं, गोदावरी सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद घटते क्रम में हो जाएगा किसका सर? घटते क्रम में महानदी को होगा, नहीं कृष्णा को हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद किसका होगा सर? उसके बाद आप बी नंबर मार दिए महानदी का। उसके बाद सबसे कम हो जाएगा नर्मदा का। ये घटते क्रम में। कभी आपको जलग्रहण क्षेत्र भी घटते क्रम में सजाने दे देना तो आपका उस स्तर का ज्योग्राफी होना चाहिए क्या आप वो भी सजा पाए। समझे? तो गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। ये बात बोलना क्या चाह रहे थे हम एक्चुअली? जलग्रहण क्षेत्र कैसे कहते किसे है? मतलब एक नदी, मुख्य नदी जो भी चलती है उसमें कई अन्य सहायक नदी छोटी छोटी आती है। समझे? कई छोटी छोटी नदी आती है तो ये पूरा क्षेत्रफल जो भी होगा ये जलग्रहण क्षेत्र होता है मुख्य नदी का। समझे? इसे अपवाह तंत्र भी कहते हैं। इसे जलग्रहण क्षेत्र भी और अपवाह तंत्र भी कहेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए हाँ, नेक्स्ट है वृक्ष क्या है? वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक कहां पे है सर? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में या पूर्वी तट में? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आप इसी प्रश्न से 5 प्रश्न नहीं लड़ेगा तो बेकार बोलते हैं हम। आज के सेट से 30 प्रश्न में 5 प्रश्न लड़ाएंगे हम।
पंकज का, हाँ ठीक है, आप तो मिला है। राजू भाई का भी है, रामानंद का भी है, दिलखुश का भी है, अमर पासवान का भी है, जैन का भी है, लक्ष्मण का भी है, भवेश का भी है, रॉक्स का भी है, शिवांगी सिंह का भी है, रूपाराज का भी है। उत्तरी मैदान क्षेत्र कभी नहीं हो सकता है। क्या सर? वृक्ष आच्छादित सबसे बड़ा वृक्ष किसका है सर? मध्य प्रदेश में है। कहां पे सर? मध्य प्रदेश में। दक्कन का पठार का पूर्वी दक्कन किसे कहते हैं सर? पूर्वी दक्कन मध्य प्रदेश को कहा जाता है सर, दक्कन पठार। और ऊपर में है मालवा पठार। 200 बार बच्चा को बोले होंगे। दक्कन पठार कहां पे है सर? दक्कन पठार तो यही तो है, दक्कन पठार महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश। क्या है सर? मध्य प्रदेश। पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। जंगल सबसे अधिक कहां है सर? मध्य प्रदेश में है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम एक नंबर है। मणिपुर, मिजोरम शायद, मिजोरम या मणिपुर, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मणिपुर है एक नंबर पे, मणिपुर। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। ये बात याद रखिएगा। तो पूर्वी दक्कन हो जाता भैया, किसी का सही नहीं था। रूपा राजा आप हवाबाजी कर दिए, चोरी कर दिए मास्टर का आंसर। मास्टर का आंसर रूपा कुमारी चोरी कर ली। चलिए मिजोरम, हाँ विक्की झा सही बात है, मिजोरम है। एक नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मेघालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 26, 43, 39, 219। हाँ विक्की झा, चलिए 31 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कीजिएगा। सपन का 17 का भी है, दिलखुश का भी है, रूपाराज का भी है, एकदम बात सही है। लक्ष्मण का भी है, अनु पासवान का, अमर पासवान का भी है, प्रिया कुमारी भी है। अनुच्छेद 243। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है, आप कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। जीवन इतना सरल नहीं है कि ऐसा प्रश्न पूछेगा। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला था? ये प्रश्न रहेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 243 डी। क्या हो जाएगा सर? 243 डी। और यही पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत SC ST को आरक्षण मिला है, ये पूछेगा आपको। वो नहीं पूछा पंचायती राज में ही। तो 243 A B C D E F इसमें है, समझे? तो 243 आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सर, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे वह कौन है? लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष या महान्यायवादी? बताइए। 1992। हाँ एकदम बात। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। YT किंग भी, विकी झा का भी है, दिलखुश का भी है, रूपाराज का भी है, सपन काटारा का भी है, लक्ष्मण का भी है। कोई बात नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। रूपाराज का भी है, शिवांगी का भी है। बी नंबर आ रहा है, समझे? CLG का संकल्प आए थे सर, कितना बार जुड़े हैं। चलिए एकदम अच्छा बात है। हम एक्चुअली इसमें छोटा सा फोटो होता नहीं पहचान पाते हैं। चंदन कुमार, सब लोग लाइक करते रहिएगा जो भी लोग जुड़े हैं। क्या है सर? अगर भारत में राष्ट्रपति भी संयोगवश नहीं हो उपस्थित भारत में, उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी रिक्त हो पद, तो कौन राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेंगे सर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन सर खुदा न खास्ते ये भी नहीं रहेंगे तब तो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उस पैनल से वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करेंगे। तो ये बात एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो ही नहीं सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति मरेगा तब शपथ ग्रहण लेंगे तब उपराष्ट्रपति बनेंगे, नहीं। रिक्त पद होते ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति समझा जाएगा। समझ में आया चीज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको सर? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। हाँ, मेरा क्लास कहलगांव में है। कहलगांव भागलपुर में पड़ता है सर, भागलपुर जिला में कहलगांव है। नाम है संकल्प क्लासेस, KHALGAON, कहलगांव, समझे? संकल्प क्लासेस नाम है मेरे कोचिंग का। आइए वहां पे। चलिए हाँ, बाद में लेना पड़ता है, बाद में, लेकिन उस समय आपको ही समझा जाएगा। आप बाद में सब पूरा प्रक्रिया होगा, लेकिन उस समय समझा जाएगा।
दिलखुश, सही बोलते हैं हम। हाँ, ए नंबर बी नंबर में उत्तर आ रहा है सबका। राजू भाई का, हाँ। टाइम, हाँ, मेरा टाइम है एक्चुअली 10 बजे से, आप 8 बजे से ही वहां पे, एक्चुअली 7 बजे से, 7 बजे से कंटिन्यू 12 बजे तक, 11 बजे तक आ सकते हैं। कंटिन्यू क्लास है जीएस का, 7 से 11, 12 तक है, 11 तक आप आ सकते हैं। 7 से 11 तक में जब भी आएंगे, 2 टीचर हैं हम लोग जीएस के, प्रीतम सर और भास्कर सर, दोनों पढ़ाते हैं जीएस। चलिए आते हैं, ये बात है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको सर? लोकसभा के स्पीकर को। बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? समझ में आया? फिर से देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, 56, 352, 60। बताइए 20 का सी। कौन बोल रहा है भाई? सपन का 20 का सी। थोड़ा एक बार और सोचिए। सपन कुमार, अनु कुमार का बी है, राजू भाई का सी है, अमर पासवान का बी है, लक्ष्मण का बी है। थोड़ा और सोचिए। सनय सिंह का बी है, रमन का बी है, स्मार्ट का, हाँ। वरुण शर्मा का सही आ गया, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 आपको यहाँ पे आंतरिक अशांति दिया हुआ है। 355 में क्या कहा गया है सर? भारत सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य को आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। ये बात 355 में लिखा गया है। लेकिन अनुच्छेद 352 में क्या है सर? अनुच्छेद 352 में है कि अगर आंतरिक अशांति तो हटाइए दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को खत्म कर दिया। कब सर? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। सरकार है मोरारजी देसाई का, जनता पार्टी का सरकार है। उस समय आंतरिक अशांति को खत्म करके सिर्फ रखा बाह्य आक्रमण। तो बोला गया है बाह्य आक्रमण के कंडीशन में राज्य में क्या लगा सकती है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकती है, वो है 352 में। समझ में आ रहा है चीज? देखिएगा ढंग से। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, जबकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। एकदम इंपोर्टेंट है चारों अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग के द्वारा? बताइए उत्तर, बताइए उत्तर। आपके बार नाम भी पढ़ेंगे। रामानंद का भी है, राजू भाई का भी है, अनु कुमारी का भी है। ठीक है, कुछ ऐसा ऑफलाइन फ्री में फ्री में यहाँ पे भी फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, आपसे लाइक मांगते हैं। प्रिया पूजा, विक्की झा का भी है, रूपाराज का भी है, दिलखुश का भी है और सनय सिंह का भी है। लेकिन प्रियतम सर पैसा तो लेता है, लेकिन उस स्तर पे नहीं कॉलर पकड़ के पैसा लेता है। तुम्हारे पास अगर नहीं है तो हम तुमको भगाएंगे जीवन में? नहीं, जीवन में हम भगाने वाले नहीं है, हम तुमको पढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहो। हाँ, भगाने वाला नहीं है सर। चलिए ये बात है, संकल्प में भी लिख चुके हैं हम। चलिए, राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। फटाफट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। बताइए समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? बताइए, जिस विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। समवर्ती सूची का विषय बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो आ जाइए, फ्री में पढ़िए, फ्री में पढ़िए। जिसके पास पैसा नहीं है, फ्री में 10 दोस्तों को भेज दीजिए, पढ़ाएंगे फ्री में। रामानंद का भी है, सबका भी आ रहा है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, जबकि कृषि किसमें है सर? कृषि राज्य सूची में है। पुलिस किसमें है सर? राज्य पुलिस राज्य सूची में है। रक्षा सर, रक्षा संघ सूची में है। भारतीय आर्मी नेवी संघ सूची। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। क्या होगा सही उत्तर? बताइए। एकदम कोई बात नहीं। आइए, लक्ष्मण का सी है, अनु कुमारी का सी है, सनय सिंह का ए है। कोई बात नहीं है, फ्री में पढ़ाएंगे भाई। 10 बच्चा को और भेजिए,
रॉक्स गेमर का सी है, शिवांगी सिंह का सी है, विक्की झा का सी है, जैन का सी है, दिलखुश का सी है, चंदन का सी है, सबका सी नंबर आ रहा है। हाँ, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को, मतलब आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक को अगर कर्ज देगी तो जिस ब्याज दर पे कर्ज देगी वही क्या कहलाएगा सर? बैंक दर कहलाता है। उधार देना, उधार देना। आगे बढ़ते हैं सर। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? 48, 56, 85, 91? बताइए उत्तर। उदार औद्योगिक नीति चलिए कब सर? पीवी नरसिम्हा राव, 10वां प्रधानमंत्री। याद होना चाहिए। विक्की झा का ए नंबर, डी नंबर आ गया। सही उत्तर। चलिए, ये समस्या तब तक रहेगा तब तक जब ये नहीं लग जाएगा, क्या वाईफाई नहीं लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? हाँ, चलिए देखते हैं, 1948 में, 56 में, 85 में या फिर 91 में? बताइए उत्तर। उत्तर सब लोग बताइए। भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? थोड़ा बफरिंग होगा अभी से, समझे? काहे की कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा। 13 लोग लाइव हो गया, 30 लोग लाइव जुड़ा हुआ था। 2 वीडियो देते हैं। अब मेरा डाटा खत्म हो गया है, वरुण शर्मा का भी है, नहीं हो पाएगा क्लास, ये पूरा खत्म हो चुका है सब वगैरह। कोई बात नहीं है, तो कर लेंगे क्लास, समझे? 24 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। 10वां प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव। उसी के समय में मनमोहन सिंह द्वारा, किसके द्वारा सर? मनमोहन सिंह द्वारा दिया जाएगा। तो ये काम क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बफरिंग भी कर रहा है ज्यादा। देखिए, ये अभी जो चल रहा है जियो चल रहा है आपका, सोचिए जियो का स्थिति। अब वोडा इंडिया भी चल रहा, VI चल रहा था पहले, मस्त चलता है। VI से जब भी लाइव आते हैं तगड़ा होता है। आप एयरटेल से आइए या फिर जियो से आइए, एकदम गंदा है, दोनों नेटवर्क एकदम गंदा है। अगला कहीं का रिचार्ज सबसे फोन आ गया था, कोई नहीं फोन आ गया था, कोई नहीं है ना, तो कल पूरा करवा देंगे। चलिए बाय बाय सबको। मेरा वीडियो को आप लोग देखा कीजिए।